ये कहानी है उस दिन की जब स्कूल से लौटते वक्त मेरी मुलाकात साक्षात भगवान से हो गई। अब भाई, भगवान ने सामने से ऑफर दिया कि बेटा, एक तरफ है बोर्ड एग्जाम में 750 में से 750 नंबर और दूसरी तरफ है 7.5 करोड़ रुपए। क्या चाहिए? अब आप ही बताओ, इसमें सोचने वाली क्या बात थी? एक सेकंड की देरी भी उन 7.5 करोड़ रुपयों की तौहीन होती। अरे भाई, जिसके पास 7.5 करोड़ हो वो पागलों की तरह एग्जाम सेंटर के धक्के क्यों खाएगा? लेकिन मैंने चुन लिए वो 750 नंबर। क्यों? क्योंकि एग्जाम से एक रात पहले मैंने इंटरनेट पर एक पोस्ट देखी थी। किसी ने पूछा था 7.5 करोड़ कैश या एग्जाम में टॉप, क्या चुनोगे? मैंने सोचा क्या फालतू सवाल है और कीबोर्ड उठा के पेल दिया। भाई, ये फालतू के ऑप्शन देने के बजाय पैसे दे दे। पर उस बंदे ने रिप्लाई किया, चुन के तो देख। मैंने मजाक में कह दिया कि आजकल डिग्री वालों की भीड़ लगी है। 7.5 करोड़ में तो मैं 10,000 ग्रेजुएट्स को अपनी नौकरी पर रख लूं। लेकिन अगर तुम गारंटी दो कि मैं टॉप करूंगा और मुझे कोई जादुई पावर मिलेगी तो मैं टॉप करना ही चुनूंगा। शर्त बस ये थी कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, वरना जादू खत्म। मैंने भी कह दिया, डन है भाई। अगर सच हुआ तो खानदान की 18 पीढ़ियां कब्र से निकल के पटाखे फोड़ेंगी। अगले दिन जब एग्जाम हॉल में पेपर सामने आया तो भाई साहब, मेरी तो रूह काम गई। जैसे ही सवाल पर नजर पड़ी, जवाब दिमाग में पटाखे की तरह फूटने लगे। जो सवाल मुझे कभी समझ नहीं आए, उनके परफेक्ट आंसर मेरी आंखों के सामने तैर रहे थे। और मेरी राइटिंग, जो पहले किसी कुत्ते की घसीट जैसी लगती थी, अब ऐसी हो गई जैसे किसी बड़े कलाकार ने नक्काशी की हो। मैंने फटाफट पेपर भरा और बाहर आ गया। चेक करने के लिए एक कागज पर लिखा, मैं बहुत हैंडसम हूँ। कसम से लिखावट देख के लगा कि बस इसी हुनर से मैं बड़ा नाम कमा लूंगा। शाम को मैथ का पेपर था। भाई, वहाँ तो जलवा ही अलग था। एक एक सवाल के 100 तरीके दिमाग में आ रहे थे। कुछ तो ऐसे फॉर्मूले थे जो शायद इस दुनिया के थे ही नहीं। एग्जाम खत्म हुआ तो बाहर मातम मचा था। बच्चे रो रहे थे कि भाई आखिरी सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस था। पर मैं तो एक स्वैग वाली मुस्कान लिए वहाँ से निकल लिया। जब रिजल्ट आने वाला था, चेकिंग सेंटर में हड़कंप मच गया। वहाँ के हेड, हमारे चिन साहब, बड़े सख्त आदमी थे। तभी एक टीचर चिल्लाया, सर ये निबंध देखिए। चिन साहब ने जैसे ही पेपर देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा, भाई, अगर इस बच्चे ने कागज पर गंदगी भी फैलाई होती तो भी मैं इस राइटिंग के लिए इसे 20 नंबर दे देता। और जब मजमून पढ़ा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सिर्फ 1000 शब्दों में उस लड़के ने पूरे देश का इतिहास भूगोल निचोड़ के रख दिया था। फिर आई मैथ की बारी। वहाँ तो और भी तगड़ा सीन हो गया। प्रोफेसर साहब सर खुजला रहे थे कि भाई आंसर तो सही है, पर ये तरीका कौन सा है? ये तो हमने आज तक नहीं पढ़ा। खैर, जब रिजल्ट आया तो तुम्हारा भाई पूरे देश में नंबर 1 था, पूरे 750 नंबर। मोहल्ले में आग लग गई। जो दोस्त मुझे बैक बेंचर और नालायक समझते थे, वो अब पैरों में गिर रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तो वो बड़े बड़े प्रोफेसर थे, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैंने वो मैथ के सवाल कैसे सॉल्व किए। मेरे घर के बाहर यूनिवर्सिटी वालों की लाइन लग गई। पापा तो खबर देख के चकरा गए। कहने लगे, अरे ओ भाग्यवान, देख टीवी पे किसी लुचवान ने टॉप किया है। अपने लड़के का नाम भी तो यही है ना। मैं कमरे से बाहर आया और बोला, पापा शायद वो मैं ही हूँ। जब उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा तो पापा सीधा बाहर की तरफ भागे। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? बोले, देखने जा रहा हूँ कि अपने पूर्वजों की कब्र पर कहीं कोई चमत्कार तो नहीं हुआ। इतनी तरक्की कैसे हो गई? सबको लगा मैं अब किसी बड़ी यूनिवर्सिटी जाऊंगा, पर मैंने बम फोड़ दिया। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं फिर से एग्जाम दूंगा। सबको लगा मैं पागल हो गया हूँ, पर मेरा प्लान कुछ और था। मैं चाहता था कि एग्जाम सेट करने वालों को चैलेंज करूं ताकि वो और मुश्किल सवाल पूछें। क्योंकि मेरा राज ये था कि मैं जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देता था, उसका सारा ज्ञान मेरे दिमाग में फिट हो जाता था। अगर एग्जाम में देश की रुकी हुई टेक्नोलॉजी के सवाल आ जाए तो मैं तो घर बैठे साइंटिस्ट बन जाऊंगा। अगले दिन मीडिया और यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े अफसर घर पहुंच गए। कोई कह रहा था फीस माफ, शहर में घर देंगे, तो कोई कह रहा था महीने का 30,000 जेब खर्च देंगे। एक ने तो अलग से लैब और 3 लाख के फंड का ऑफर दे दिया। लेकिन जब मैंने कहा कि मैं फिर से फेलियर की तरह रिपीट करूंगा तो सबके होश उड़ गए। रिपोर्टर ने पूछा, भाई टॉप करके फिर से क्यों पढ़ रहे हो? मैंने सीधे कैमरे में देख के बोला, क्योंकि इस बार के सवाल बहुत आसान थे। मेरा तो अभी आधा दिमाग भी इस्तेमाल नहीं हुआ। बस फिर क्या था, पूरे देश के स्टूडेंट्स मुझे गालियां देने लगे। जो अगले साल एग्जाम देने वाले थे वो तो मेरे खून के प्यासे हो गए कि भाई तू इंसान है या क्या है। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो अपनी स्कूल की क्रश येन के साथ डेट पर जाना था, जो अब मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। देखते ही देखते साल बीत गया और अगले एग्जाम का दिन आ गया। एग्जाम सेंटर के बाहर फिर वही मेला लगा था। रिपोर्टर्स ने मुझे घेर लिया। लो जी, पिछले साल के टॉपर और इस साल के सबसे बड़े स्टूडेंट लू चुआन फिर से मैदान में है। भाई इस बार क्या इरादा है? कितने नंबर आएंगे? मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई वही पुराना हिसाब है, ज्यादा नहीं, बस पूरे 750 ले आऊंगा। रिपोर्टर के तो चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन हेडलाइन बना ली, महाज्ञानी का महाघमंड। बोला, फिर लाऊंगा फुल मार्क्स। दूसरा रिपोर्टर बोला, भाई पिछले साल तुमने पेपर बनाने वालों को जो चैलेंज दिया था उससे वो लोग बहुत चिढ़े हुए हैं। इस बार पेपर ऐसा बनाया है कि बच्चों की नानी याद आ जाए। कहीं ये पंगा भारी तो नहीं पड़ेगा?
मैंने मुस्कुरा के कहा, देखो भाई, बात साफ है, मैं पेपर बनाने वालों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि जो इस वक्त यहाँ खड़े हैं वो सब के सब खाली डब्बा है। मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड यिन खड़ी थी। रिपोर्टर्स की नजर उस पर पड़ी तो पूछने लगे, ये सुंदर कन्या कौन है भाई? मैंने बिना हिचकिचाए उसका हाथ पकड़ा और सीना चौड़ा करके बोला, ये मेरी जान है, मेरी गर्लफ्रेंड। बस फिर क्या था, कैमरों की फ्लैश ऐसी चमकी जैसे दिवाली हो। उन्हें मसाला मिल गया था और मुझे पता था कि कल ये फोटो अखबारों में आग लगा देगी। खैर, एग्जाम शुरू हुआ। मेरा अंदाजा एकदम सही था। सवाल देखते ही जवाब खुद ब खुद दिमाग में छप रहे थे। इस बार मैंने अपनी लिखावट का स्टाइल बदल दिया, ऐसी हैंडराइटिंग की लोग देखते रह जाएं। क्लास में ड्यूटी दे रहे टीचर्स बार बार मेरे पास आकर देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक 19 साल का लड़का इतनी तेजी से और इतनी खूबसूरती से कैसे लिख सकता है। तभी पेपर सेट करने वालों का ब्रह्मास्त्र सामने आया। इस साल का सबसे मुश्किल सवाल था, हिंदी लिटरेचर के महान नॉवल का अगला हिस्सा लिखो, और वो भी कम से कम 600 शब्दों में। ये तो वही बात हो गई कि कोई आपसे कहे कि शोले फिल्म का अगला पार्ट अभी के अभी लिख के दिखाओ। बाकी बच्चे तो सिर पकड़ के बैठ गए, पर मैंने बिना सोचे पेन चलाना शुरू किया और देखते ही देखते पन्ने भर दिए। जब मैं टाइम से पहले पेपर जमा करके बाहर निकला तो बाकी छात्र मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ। रिजल्ट आया तो फिर वही धमाका। मैं फिर से देश का नंबर 1 टॉपर था। इंटरनेट पर हैटर्स की फौज खड़ी हो गई। ये पक्का सेटिंग है, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? इसका पेपर पब्लिक करो। सरकार ने भी आव देखा न ताव मेरा लिखा हुआ वो नॉवल का हिस्सा इंटरनेट पर डाल दिया। भाई साहब, जो कल तक मुझे गालियां दे रहे थे वो आज मेरे पैरों में गिर गए। बड़े बड़े विद्वान और कार बोलने लगे कि ये लड़का तो साक्षात सरस्वती का अवतार है। लिखावट ऐसी कि लोग बोले, अगर ये पुराने जमाने में होता तो राजा महाराजा इसे सोने के सिक्कों से तौल देते। तभी लिटरेचर अकादमी के बड़े बुजुर्ग मेरे घर पहुँचे। बोले, बेटा, तुमने जो लिखा है उसे पूरा करो, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। मैंने उनकी हालत देखी और मान गया। मैंने उनके सामने ही कलम उठाई और पूरी कहानी ऐसी खत्म की कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने 5 करोड़ रुपए में उसके राइट्स खरीद लिए। लेकिन मेरी एक शर्त थी। मैंने उन बुजुर्गों से कहा, सर, जरा पेपर सेट करने वालों को मेरा एक मैसेज दे देना। कह देना कि अगले साल का पेपर इतना मुश्किल बनाएं कि पत्थर को भी पसीना आ जाए। वो हैरान रह गए। अरे भाई, तू चाहता क्या है? तूने बोर्ड एग्जाम से क्या दुश्मनी पाल रखी है? इधर मेरा नाम पूरे देश में गूंज रहा था, उधर बिजनेस की दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी मिस्टर यिन, मेरी गर्लफ्रेंड के पापा, मेरी किताब पढ़कर रो रहे थे। उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, जरा पता लगाओ ये लड़का कौन है, बड़ा धांसू लिखता है। सेक्रेटरी ने टीवी चलाया और वहाँ मेरी और उनकी बेटी की फोटो साथ में आ गई। साहब का मुंह खुला का खुला रह गया। सेक्रेटरी को लगा कि अब तूफान आएगा, पर साहब बोले, अबे, ये लड़का इतना बड़ा स्टार बन गया और अभी तक मुझसे यानी अपने होने वाले ससुर से मिलने नहीं आया। अगले ही दिन उन्होंने अपनी बेटी को डिनर पर बुलाया। गुस्से में बोले, ये लूचवान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? बेटी डर गई, सफाई देने लगी कि वो बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा है। साहब ने हाथ से चुप रहने का इशारा किया और बोले, मेहनत तो तुझे करनी पड़ेगी, वरना मेरे इतने काबिल दामाद के लायक कैसे बनेगी? अब से उसे पतिदेव बुलाना शुरू कर दे। बेटी का तो दिमाग ही घूम गया है। ये क्या हो गया? साहब ने हंसते हुए कहा, देख, मुझे दामाद तो मंजूर है, पर मुझे एक मुंह दिखाई चाहिए। बेटी ने पूछा, क्या चाहिए? साहब बोले, उसने जो हाथ से ओरिजिनल नॉवल लिखा है ना, वो मुझे गिफ्ट कर दे। बेटी समझ गई कि डैडी भी मेरे टैलेंट के फैन हो गए हैं। उसने आकर मुझे ये बात बताई तो मैंने हंसते हुए उसे गले लगा लिया और कहा, अरे पगली, वो किताब तो मैंने तुम्हें पहले ही दे दी थी, अब वो तुम्हारी है। चाहे तुम अपने डैडी को दो या किसी और को, तुम्हारी और मेरी बराबरी है। तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब हमारे बीच की सारी दीवारें गिर चुकी थी। वो कहते हैं ना कि जब किस्मत मेहरबान हो तो गधा भी पहलवान हो जाता है, पर यहाँ तो मैं खुद ही अपनी किस्मत लिख रहा था। जैसे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड यिन के साथ अपने होने वाले ससुर जी से मिलने पहुंचा, माहौल तो बढ़िया था, पर तभी ससुर जी ने गला साफ किया और बम फोड़ दिया। बेटा, सब तो ठीक है, पर तुम दोनों कोर्ट मैरिज कब कर रहे हो? भाई साहब, यिन बेचारी चाय पी रही थी, उसने सीधे ससुर जी के चेहरे पर कुल्ला कर दिया। वो बेचारी हक्का बक्का रह गई। पापा, अभी तो मैं खुद बिजी हूँ, अभी से शादी? मुझे पता था कि ससुर जी मुझसे इम्प्रेस है, पर ये नहीं पता था कि वो मुझे अपना दामाद बनाने के लिए इतने उतावले हैं। मैंने भी धीरे से कहा, अंकल, अभी तो हम सिर्फ 19 साल के हैं। ससुर जी ने अपना माथा पीटा। अरे हाँ, उम्र तो हुई नहीं, पर कोई बात नहीं, सगाई और दावत तो हो सकती है ना। चलो समधी जी और समधन जी से बात पक्की करते हैं और शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। यिन तो बेचारी झेम गई। पापा, इतनी क्या जल्दी है? पर ससुर जी कहाँ मानने वाले थे। बोले, बेटा, इतना हीरा दामाद हाथ लगा है, अगर जल्दी पक्का नहीं किया और किसी और ने छीन लिया तो? अब इस प्यार भरे डर का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। खैर, किसी तरह उन्हें शांत किया और हम वहाँ से भाग निकले। कुछ ही दिनों में फिर से बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया। इस बार भी तुम्हारा भाई 750 में से 750 लाने वाला था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दिखा 749। पूरा देश हैरान था।
बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, पर मैंने सबको मना कर दिया। मैंने सरेआम कह दिया, पेपर बहुत आसान था भाई, अगली बार जरा लेवल बढ़ाना। असल में मेरा मकसद सिर्फ टॉप करना नहीं था, बल्कि उन मुश्किल सवालों के बहाने वो जादुई ज्ञान हासिल करना था जिससे मैं अपने देश के लिए कुछ बड़ा कर सकूं। तभी एक बहुत दुखद खबर आई। फ्लाइट वाइज 739 गायब हो गई थी, जिसमें हमारे देश के 261 लोग सवार थे। किसी को नहीं पता था कि प्लेन कहाँ गया। मैंने सोचा अगर इस बार पेपर सेट करने वाले कुछ तगड़ा सवाल पूछें तो शायद मुझे वो टेक्नोलॉजी मिल जाए जिससे मैं उस प्लेन को ढूंढ सकूं। इधर सरकार ने भी मेरी बात मान ली। अगले साल के एग्जाम के लिए नए नियम आ गए। पेपर अब करंट अफेयर्स पर होगा और आंसर शीट की कोई लिमिट नहीं होगी, जितना मर्जी लिखो। एग्जाम हॉल में जब मैं पहुंचा तो बाकी स्टूडेंट्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं उनकी जान का दुश्मन हूँ। भाई, मेरी वजह से सबका पेपर मुश्किल जो हो गया था। खैर, पेपर हाथ में आया। हिंदी के पेपर में सवाल था, मुर्गियों की देखभाल कैसे करें। मैंने सोचा चलो ठीक है, लिख देंगे। लेकिन असली धमाका हुआ फिजिक्स के पेपर में। वहाँ एक सवाल था, अगर फ्लाइट वाइज 739 गिर गई है तो फिजिक्स के हिसाब से बताओ कि वो कहाँ गिरी होगी। ये एक एक्स्ट्रा सवाल था, पर इसे देखते ही मेरी बांछें खिल गई। जैसे ही मैंने पेन उठाया, मेरे दिमाग में जानकारी का सैलाब आ गया। मुझे ऐसी टेक्नोलॉजी पता चली जो इस दुनिया में अभी तक बनी ही नहीं थी, जैसे 20,000 मीटर गहरे समंदर में जाने वाली न्यूक्लियर पनडुब्बी बनाने का तरीका। मुझे समझ आ गया कि यही वो रास्ता है जिससे मैं उस प्लेन तक पहुंचूंगा। एग्जाम खत्म हुआ, रिजल्ट आया 749 नंबर। लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे कि लो जी, हवा निकल गई, फुल मार्क्स नहीं आए। एक मशहूर रिपोर्टर बिन्नी मेरे घर इंटरव्यू लेने आई। उसने पूछा, क्या हुआ, इस बार तो आप फेल हो गए फुल मार्क्स लाने में। मैंने शांति से कहा, चेक करने वालों ने गलती की है। मेरा जवाब सही था, पर उन्होंने उसे परखा नहीं। जिस दिन मैं उस प्लेन का मलबा ढूंढूंगा, साबित हो जाएगा कि मेरा जवाब सही था। पूरा इंटरनेट मुझ पर हंस रहा था। सबको लगा मैं पागल हो गया हूँ, पर उन्हें नहीं पता था कि मेरे ससुर जी मिस्टर यिन पैसे वाले आदमी हैं। मैंने उनके साथ मिलकर अपनी कंपनी फ्यूचर टेक शुरू की। ससुर जी ने तो खुश होकर मुझे पूरी की पूरी बिल्डिंग गिफ्ट कर दी। मैंने ऐलान कर दिया कि हमारा पहला मिशन है उस गायब प्लेन को ढूंढना। 3 महीने के अंदर हमने एक ऐसी मशीन बनाई जो समंदर की असीमित गहराइयों में जा सकती थी। हमने उसका नाम रखा जल देवता। जब इसका टेस्ट शुरू हुआ तो इसकी स्पीड देख के इंजीनियर्स के होश उड़ गए। भाई, ये पनडुब्बी है या बुलेट ट्रेन? तभी गहराई में हमें एक सिग्नल मिला। कोई हमें स्कैन कर रहा था। पास ही में हमारे देश के 3 जंगी जहाज भी थे, उन्हें भी सिग्नल मिला। पता चला कि समंदर के नीचे एक विदेशी पनडुब्बी छिपी बैठी थी जो सोच रही थी कि हमारे रडार पुराने हैं और हमें पता नहीं चलेगा। पर हमारे जलदेवता ने उन्हें ऐसे घेरा कि उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। विदेशी ऑफिसर चिल्लाने लगा, इन इंडियंस ने हमें कैसे ढूंढ लिया? पर मेरा ध्यान इन सब पर नहीं था। मेरा मिशन बड़ा था। हमने जलदेवता को दुनिया की सबसे गहरी खाई की तरफ मोड़ दिया। पूरा देश लाइव देख रहा था। सबकी सांसें थमी हुई थी। क्या हम उस प्लेन को ढूंढ पाएंगे? लाइव स्ट्रीम शुरू हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि देखने वालों का आंकड़ा 50 लाख पार कर गया। जैसे ही जलदेवता के दरवाजे बंद हुए और वो समंदर की गहराइयों में उतरा, सबकी धड़कनें तेज हो गई। 8000 मीटर की गहराई पार करते ही वहाँ सन्नाटा था। जीव जंतु ना के बराबर थे। तभी स्क्रीन पर एक भयानक काला साया दिखा। तकरीबन 20 मीटर लंबी एक विशाल शार्क, जिसके दांत देखकर ही रूह कांप जाए। पूरे देश में खलबली मच गई। सिर्फ दुश्मन देश ही नहीं, हमारे नेवी के चीफ जनरल क्षु होंग को भी ऊपर से ऑर्डर मिल गया, अपनी पूरी ताकत झोंक दो। हमारा जलदेवता किसी भी कीमत पर दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहिए। समंदर के नीचे मैं इन सब बातों से बेखबर था। मेरा ध्यान सिर्फ उस मलबे पर था और तभी कैमरे पर वो दिखा जो पूरी दुनिया ढूंढ रही थी। गायब हुई फ्लाइट वाइज 739 का मलबा। पूरा देश खुशी से झूम उठा। पर तभी एक अंदरूनी मैसेज आया, सावधान, समंदर की सतह पर विदेशी जंगी जहाज और पनडुब्बियां जमा हो गई है। वो जलदेवता को कब्जे में लेना चाहते हैं। हमारी नेवी उनसे लोहा ले रही है। लाइव चैट में लोग डर गए, क्या अब जंग होगी? जनरल गुस्से में थे। उन्होंने आदेश दिया, पहली गोली हम नहीं चलाएंगे, पर उन्हें धूल चटा दो। समंदर के नीचे ये सब सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने मन ही मन ठान लिया, बस 3 साल दे दो, ऐसी नेवी बनाऊंगा कि पूरी दुनिया थर-थर कांपेगी। ऊपर हालात बिगड़ रहे थे, मिसाइलें गरज रही थी। तभी हमारे हेडक्वार्टर से एक दहाड़ गूंजी, अगले 10 सेकंड में अगर हमला नहीं रुका तो ब्रह्मोस का असली जलवा दिखा दो। खैर, इस हंगामे के बीच मैंने एक और धमाका किया। अपनी कंपनी फ्यूचर टेक में मैंने ऐलान कर दिया, सारे कर्मचारियों की सैलरी 3 गुना, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, और जो ओवरटाइम करेगा उसे नौकरी से निकाल दूंगा। लोग पागल हो गए। जो कल तक मुझे गालियां दे रहे थे वो चिल्लाने लगे, लूचुआन, तू मेरा भगवान है। उधर पेपर सेट करने वाले हेड डब्ल्यू जियानजुन की बड़ी बेइज्जती हुई। उन्होंने गुस्से में कहा, अगली बार मैथ का ऐसा सवाल दूंगा कि ये लूचुआन पानी मांगेगा। तभी नेवी के बड़े अफसर मेरे पास आए और बोले, बेटा, हमारे लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बना दो जो दुनिया में सबसे बेस्ट हो। बदले में जो चाहो वो ले लो। मैंने ठंडे पसीने पोंछे और कहा, सर, मुझे जहाज बनाना नहीं आता, लेकिन मेरे 2 शर्त है।
अगले साल के बोर्ड एग्जाम में आप फिजिक्स के पेपर में एक सवाल डलवा देना, अगली जनरेशन का एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे बनेगा, बस उसका जवाब मैं पेपर में लिख दूंगा और आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। अफसरों को लगा ये लड़का पागल है, पर उन्होंने रिस्क ले लिया। उन्होंने पेपर सेट करने वालों से कहकर एक एक्स्ट्रा सवाल डलवाया। जब हेड ने वो सवाल देखा तो बोले, क्या फौज वाले पागल हो गए हैं? ये सवाल कोई हाई स्कूल का बच्चा कैसे सॉल्व करेगा? और फिर आया मेरी चौथी बार का बोर्ड एग्जाम। इस बार तो सट्टा लग रहा था कि मैं फुल मार्क्स लाऊंगा या नहीं। हिंदी, मैथ सब आसान थे, पर असली खेल हुआ बायोलॉजी और फिजिक्स में। बायोलॉजी में सवाल था, कैंसर का इलाज कैसे मुमकिन है? मैंने लिख दिया, मैं कर सकता हूँ, और पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया। शाम को फिजिक्स का पेपर आया तो बच्चे चिल्लाने लगे, सर ये क्या मजाक है? हमसे पूछ रहे हैं कि फ्यूचर की अनलिमिटेड एनर्जी का रास्ता क्या है? पर तभी मेरे दिमाग में एक जबरदस्त दर्द हुआ और कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन की पूरी टेक्नोलॉजी छप गई। ये वो चीज थी जो हमारे देश को सुपर पावर बना सकती थी। मैंने हाथ उठाया, सर मुझे 200 एक्स्ट्रा आंसर शीट चाहिए। सब सन्न रह गए। 200 पन्ने? क्या परमाणु बम बनाने का तरीका लिख रहा है क्या? मैंने जो जलवा दिखाया वो वहाँ मौजूद लोग कभी नहीं भूलेंगे। मैंने दोनों हाथों में पेन पकड़ा, एक मुंह में दबाया और 3-3 शीट पर एक साथ लिखना शुरू किया। मेरी स्पीड देखकर लग रहा था जैसे कोई मशीन चल रही हो। जब बेल बजी तो मैं 200 पन्नों का पुलिंदा लेकर खड़ा था। अभी पेपर जमा ही किया था कि अचानक फौज की गाड़ियां सेंटर के अंदर घुस आईं। कमांडो ने मेरी आंसर शीट को अपने कब्जे में ले लिया। जनरल ने आदेश दिया, इस बिल्डिंग को घेर लो, जब तक ये पन्ने चेक नहीं होते कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। जब साइंटिस्ट ने उन पन्नों को पढ़ा तो उनके हाथ कांपने लगे। हे भगवान, ये तो असली न्यूक्लियर फ्यूजन की तकनीक है। अगर ये सच हुआ तो हम दुनिया से 500 साल आगे निकल जाएंगे। आजकल के बोर्ड एग्जाम इतने खतरनाक कब से हो गए? कुछ दिन बाद मैंने परमाणु ऊर्जा की कंपनी खोलने का फैसला किया। तभी जनरल फिर धमक पड़े, शायद अब वो मुझसे टाइम मशीन बनवाना चाहते थे। जनरल वू कुई ने जब वो आर्म्स लाइसेंस और फौज की तरफ से पार्टनरशिप का लेटर मेरे हाथ में थमाया तो समझो खेल ही बदल गया। अब ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि अरबों खरबों की वो महाशक्ति बनने वाली थी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल देना था। उधर रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिकों की टोली पागलों की तरह मेरे 200 पन्नों की आंसर शीट पर टूट पड़ी थी। वहाँ के सबसे बड़े साइंटिस्ट 70 साल के बुजुर्ग प्रोफेसर झांग, जो अपनी पूरी उम्र न्यूक्लियर एनर्जी को समझने में लगा चुके थे, वो तो पन्ने देख देख कर कांप रहे थे। अरे ओ भाई, ये क्या लिख दिया है? ये तो साक्षात कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन है। जल्दी करो, सुपर कंप्यूटर ऑन करो, डेटा वेरीफाई करो। माहौल ऐसा था कि जो जूनियर साइंटिस्ट कल तक प्रोफेसर साहब को सरसर कहते नहीं थकते थे, आज वो उन्हें ही धक्का मार के पन्ने छीन रहे थे। प्रोफेसर झांग चिल्ला रहे थे, ओ बदतमीजों, पूरी जिंदगी मेरी इज्जत की और आज मुझे ही बाहर धकेल रहे हो? मुझे भी देखना है। पर वहाँ तो सबको ज्ञान की ऐसी भूख लगी थी कि किसी को सगे बाप की भी परवाह नहीं थी। जनरल वू कुई एक कोने में खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें भले ही टेक्नोलॉजी समझ न आ रही हो, पर साइंटिस्ट के चेहरों की दीवानगी देखकर वो समझ गए थे कि लू चुआन ने इस बार सच में इतिहास रच दिया है। तभी प्रोफेसर झांग की नजर उस पहली आंसर शीट पर पड़ी जिसे सब ने फालतू सवाल समझकर साइड में फेंक दिया था। उन्होंने जैसे ही उसे पढ़ा उनके पैर जम गए। ये क्या है? कैंसर का इलाज? वो कोई भी चौंक गए। कैंसर का इलाज? ये क्या बोल रहे हो? दरअसल बोर्ड एग्जाम वालों ने इस बार मजेमजे में ये सवाल डाल दिया था और मैंने उसका जो जवाब लिखा था वो किसी के गले नहीं उतर रहा था। प्रोफेसर बोले, इसमें तो आयुर्वेद, नाड़ी विज्ञान और पंच तत्वों की बातें लिखी हैं। आज के दौर में ये मुमकिन नहीं लगता। कैंसर का इलाज इतना आसान कैसे हो सकता है? वो कुई को लगा कि शायद ये भी सच हो सकता है। उन्होंने तुरंत पूछ साहब को बुलवाया। पूछ साहब हमारे देश के सबसे बड़े राजवैद्य यानी मास्टर डॉक्टर थे। जब वो आए तो वो कुई ने उन्हें मेरा जवाब दिखाया। साहब जरा देख के बताइए, इस बच्चे ने जो लिखा है उसमें कितना दम है? पूछ साहब ने बड़ी देर तक उन पन्नों को पढ़ा और फिर एक लंबी सांस ली। बोले, जवाब तो लाजवाब है। आज की तारीख में कैंसर से लड़ने का इससे बेहतर रास्ता कोई नहीं हो सकता। लेकिन क्या? वो कुई ने पूछा। वो साहब दुखी होकर बोले, लेकिन इसे सच करने के लिए जिस हुनर की जरूरत है वो अब खत्म होता जा रहा है। 30 साल पहले हमारे पास ऐसे 100 से ज्यादा हकीम और वैद्य थे जो ये कर सकते थे, पर आज पूरे देश में मेरे समेत 5 लोग भी नहीं बचे जो इस लेवल की नाड़ी पकड़ सके। वो कोई हैरान थे, पर साहब आजकल तो जगह जगह आयुर्वेद कॉलेज खुल रहे हैं, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। उस साहब ने कड़वी सच्चाई बयां की। अरे साहब, किताबों से रट्टा मार के डिग्री तो मिल जाती है, पर असली हुनर नहीं मिलता। आजकल का बच्चा नाड़ी क्या पकड़ेगा? वो तो सिर्फ दवाइयों के नाम रटता है। एक सच्चा वैद्य बनने के लिए 20 से 30 साल तक गुरु के चरणों में बैठना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आजकल के बच्चों में वो सब्र कहाँ? वो कोई चुपचाप मेरी आंसर शीट को देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि लू चुआन सिर्फ एक टॉपर नहीं है, वो एक ऐसी तिजोरी की चाबी है जिसके अंदर सदियों पुराने रहस्य और भविष्य की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी छिपी हुई है।
उधर रिसर्च लैब के अंदर साइंटिस्ट्स अब भी आपस में भिड़ रहे थे और बाहर पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही थी कि क्या ये 19 साल का लड़का सच में दुनिया को कैंसर और ऊर्जा के संकट से आजाद करा पाएगा। पुस साहब की बातें सुनकर जनरल वू कुई का सिर चकरा गया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आयुर्वेद और यूनानी जैसी पुरानी पद्धतियों को सीखना आज के जमाने में लोहे के चने चबाने जैसा है। पुस साहब दुखी होकर बोले, साहब अगर किसी में टैलेंट होना तो भी उसे छोटा मोटा हकीम बनने में ही 20 साल लग जाते हैं, पर आज के लड़के उन्हें तो बस पैसा कमाना है, गाड़ियां लेनी है। इतना सब्र किसके पास है कि दशकों तक पुरानी किताबें चाटे और गुरु की घुड़कियां सहे। ऊपर से मुसीबत ये कि आजकल जड़ी बूटियां भी असली नहीं मिलती, कहीं मिलावट है तो कहीं समय से पहले काट ली गई फसल। असर कहाँ से होगा? पुस साहब ने हाथ झाड़ते हुए कहा, आजकल का आयुर्वेद तो बस नाम का रह गया है। लोग चेकअप एलोपैथी वाला कराते हैं और दवा आयुर्वेद की ढूंढते हैं। ये तो वही बात हुई कि बीमारी किसी और की और इलाज किसी और का। ऐसे में तो भगवान ही मालिक है। खैर, इधर दुनिया अपनी उलझनों में थी और उधर मैं अपनी मस्ती में। सुबह सुबह मैं अपनी गर्लफ्रेंड यिन के साथ आंगन में पंच तत्वों वाली एक्सरसाइजेस कर रहा था। यिन बेचारी 5 मिनट में ही हांफने लगी। अरे बाबा, ये क्या बला है? देखने में तो बड़ा आसान लगता है पर शरीर का कोना कोना दुख रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, यही तो असली ताकत है, इसे रोज करो, फिर देखना बुढ़ापा छू भी नहीं पाएगा। चलो अब कंपनी निकलना है, आज एक बहुत बड़ा धमाका करना है। हम ऑफिस पहुँचे, वहाँ सन्नाटा था पर दिमाग में तूफान। मैंने अपनी सेक्रेटरी झांग और यिन को केबिन में बुलाया। झांग मैडम लैपटॉप खोलने वाली थी कि मैंने हाथ पकड़ लिया। नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। आज जो मैं बताने वाला हूँ, अगर उसकी एक लाइन भी बाहर लीक हो गई तो दुनिया में तहलका मच जाएगा। मैंने सीधे सीधे ऑर्डर दिए, झांग मुझे दुनिया की सबसे एडवांस बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री लैब चाहिए। पैसा पानी की तरह बहा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मशीनें टॉप क्लास होनी चाहिए। यिन ने टोकते हुए कहा, लेकिन विदेशी कंपनियां हमें सामान देने में नखरे करेंगी क्योंकि हमने पहले ही उन्हें काफी धोया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें नखरे करने दो, हम सीधे तरीके से नहीं तो टेढ़े तरीके से काम लेंगे। हम अपने पार्टनर्स के नाम पर सामान मंगवाएंगे और वैसे भी अब वक्त आ गया है कि सरकार को भी इस नाव में बिठा लिया जाए। अकेले फ्यूचर टेक इतना बड़ा बोझ नहीं उठा पाएगी। अगला प्रोजेक्ट था फ्यूचर एनर्जी, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन से चलने वाली असीमित ऊर्जा। झांग मैडम के होश उड़ गए जब मैंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआती कीमत ही 1 ट्रिलियन से शुरू होगी। उन्होंने हकलाते हुए पूछा, साहब क्या बोल रहे हो? इतना पैसा तो किसी देश का बजट होता है। मैंने हंसते हुए कहा, मैडम ये तो बस शुरुआत है, जब ये मशीन चल जाएगी तो पैसे की वैल्यू रद्दी के बराबर हो जाएगी। जाओ और फ्यूचर एनर्जी के नाम से नई कंपनी रजिस्टर कराओ। और हाँ, लाइसेंस सिर्फ बिजली का नहीं, परमाणु ऊर्जा का होना चाहिए। झांग मैडम का तो जैसे सांस लेना ही बंद हो गया। उन्हें लग रहा था कि वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा बन गई है, पर मुझे पता था ये तो बस झांकी है, असली पिक्चर अभी बाकी है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो हमारा देश सिर्फ दुनिया का राजा नहीं बनेगा, बल्कि हम सितारों तक पहुंचने का रास्ता खोल देंगे। अब बस इंतजार था अगले बोर्ड एग्जाम का, क्योंकि वहीं से मुझे वो आखिरी चाबी मिलने वाली थी जो इस मशीन को चालू करेगी। सेक्रेटरी झांग जब कमरे से बाहर निकली तो उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। अगर लू चुआन कह रहे हैं कि वो फुल मार्क्स लाएंगे तो इसका मतलब है कि वो दूसरा कैंसर वाला सवाल भी बिल्कुल सही था। ये सोचते ही झांग मैडम के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। भले ही उन्होंने दुनिया देखी थी, बड़े बड़े बिजनेस संभाले थे, पर आज उनके होश पूरी तरह उड़ चुके थे। वो जिस कुर्सी पर बैठी थी वहाँ से उठने के बाद पसीने के निशान साफ दिख रहे थे। ये डर नहीं था, ये उस कामयाबी की तपिश थी जिसने उन्हें अंदर तक भिगो दिया था। वो समझ गई थी कि अब दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी कल थी। तभी यिन ने बड़े प्यार से मुझे चूमा और चहकते हुए बोली, मैं अभी पापा को फोन करके सारा प्लान बताती हूँ। वो हंसती हुई कमरे से बाहर निकल गई। वैसे तो उसे मेरे इरादों के बारे में पहले से पता था, पर आज जब उसने मुझे इस कदर कॉन्फिडेंस में देखा, जैसे मैं पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में लिए बैठा हूँ, तो वो फिर से मेरी दीवानी हो गई। उसे लगा कि अगर वो 2 मिनट और वहाँ रुकती तो शायद खुद पर काबू नहीं रख पाती। सबके जाने के बाद मैंने लंबी अंगड़ाई ली और अपना फोन निकाला। मैंने सोचा कि जरा जनरल रोवेन को फोन करके खुशखबरी दूं, पर जैसे ही नंबर डायल किया, स्विच ऑफ। अरे ये क्या चक्कर है? मैंने बुदबुदाते हुए जनरल वू कुई को फोन लगाया, फिर ली और झो को भी ट्राई किया, पर सबका नंबर नेटवर्क से बाहर था। मेरा माथा ठनका। ये क्या बात हुई भाई? ये सारी टेक्नोलॉजी तो हमने मिलकर ही तैयार की है ना। अगर वो लोग ये मुश्किल सवाल पेपर में नहीं डालते तो मुझे ये जादुई ज्ञान कैसे मिलता? फिर आज अचानक सब गायब कैसे हो गए? क्या इन लोगों ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया या फिर कोई बड़ी मुसीबत आ गई है? मैंने खिड़की के बाहर देखा और गहरी सोच में डूब गया। मुझे लग रहा था कि जरूर कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है, जिसकी वजह से ये सारे बड़े खिलाड़ी एक साथ अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब देखना ये था कि ये शांति किसी तूफान के आने की आहट है या फिर मेरी अगली जीत की तैयारी। मैंने ठान लिया कि अब फ्यूचर एनर्जी का काम शुरू करना ही पड़ेगा। मैंने अपनी सेक्रेटरी झांग को सीधा नेवी के हेडक्वार्टर भेजा
ताकि वो आमने सामने बात कर सके। उधर शहर के एक बहुत ही पॉश क्लब में मेरे ससुर जी मिस्टर यिन और उनके पक्के यार पुराने किंग वांग साहब मस्ती कर रहे थे। पिछले प्रोजेक्ट के बाद से इन दोनों की दोस्ती एकदम गाढ़ी हो गई थी। तभी ससुर जी का फोन बजा। वांग साहब बोले, अरे भाई रख दे फोन, मजे करने दे। पर ससुर जी ने जैसे ही देखा कि उनकी लाडली बेटी यिन का फोन है, वो बोले, अरे चुप हो जा, मेरी बिटिया का फोन है, कट कैसे कर दूं? ससुर जी ने फोन उठाया। हाँ बेटा, क्या लू चुआन का नया प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना है? अरे बिल्कुल करेंगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ससुर जी के चेहरे पर जो चमक आई उसे देखकर वांग साहब भी समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। जो वांग साहब अभी तक मसाज के मजे ले रहे थे, वो झट से उठ खड़े हुए और मसाज करने वालों को बाहर भगा दिया। वो ससुर जी के एकदम चिपक के खड़े हो गए ताकि फोन की आवाज सुन सके। ससुर जी बोले, 10% हिस्सेदारी वांग को भी बता दूं? हाँ, वो मेरे बगल में ही खड़ा है, तू टेंशन मत ले। फोन कटा तो ससुर जी ने वांग को धक्का दिया। अरे ओ बुढ़े, दूर हट, मुझे मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वांग साहब हंसते हुए बोले, अरे मुझे तुझमें नहीं, उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है। 1000 करोड़ 10% शेयर। भाई अगर मैं इसमें पैसा नहीं लगाऊंगा ना, तो समझ लेना मेरे दिमाग पर किसी गधे ने लात मारी है। ससुर जी थोड़े हैरान हुए, इतना पैसा है तेरे पास? वांग साहब बोले, अरे भाई अपनी जमीनें बेच दूंगा, मॉल बेच दूंगा, डिस्काउंट पर सेल लगा दूंगा, पर पैसा तो मैं लू चुआन के प्रोजेक्ट में ही लगाऊंगा। तेरा दामाद हीरा है भाई, हीरा। बस फिर क्या था, इन दोनों ने मार्केट में तहलका मचा दिया। ससुर जी ने अचानक से 300 करोड़ के शेयर्स और माल बेचना शुरू किया तो पूरे शेयर मार्केट में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, अरे भाई ये यिन साहब क्या कर रहे हैं? कहीं कोई अंदर की खबर तो नहीं मिल गई? बेचारे छोटे इन्वेस्टर्स डर के मारे अपना माल बेचने लगे। बड़े बड़े बैंक वाले ससुर जी को फोन कर करके गालियां देने लगे कि भाई तूने हमें बर्बाद कर दिया। पर ससुर जी अपनी धुन में मस्त थे। उधर वांग साहब ने भी अपने मॉल्स और बिल्डिंग्स पर सेल लगा दी। बिल्डरों की चांदी हो गई, सब पैसा इकट्ठा करने में जुट गए। इधर बेचारी सेक्रेटरी झांग सरकारी दफ्तर पहुंची फ्यूचर एनर्जी का लाइसेंस लेने। वैसे तो हमारी कंपनी का नाम बड़ा था, सब इज्जत करते थे, तो काम फटाफट हो रहा था। पर जैसे ही फाइल चेक करने वाले क्लर्क ने पन्ना पलटा, उसके हाथ पांव फूल गए। फाइल पर लिखा था न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा का प्रोडक्शन और सेल। बेचारा क्लर्क हकलाने लगा, मैडम ये क्या है? प्राइवेट कंपनी को परमाणु ऊर्जा का लाइसेंस? मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इस पर मुहर लगा दूं। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मेरी नौकरी तो क्या, मेरी जान भी चली जाएगी। झांग मैडम मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, अपने साहब को बुलाओ। साहब आए, उन्होंने फाइल देखी और उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने अपने ऊपर वाले साहब को बुलाया। आधे घंटे के अंदर वहाँ 7-8 बड़े बड़े अफसर जमा हो गए। जून का महीना था, ऐसी फुल पर चल रहा था, पर उन अफसरों के चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। ऑफिस के बड़े साहब चेन वैनबिन अपना माथा पोंछते हुए सोच रहे थे कि अगर कोई और होता तो उसे धक्के मार के बाहर निकाल देता, पर ये तो फ्यूचर टेक वाले हैं। ये वो कंपनी है जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है। अब मना करे तो कैसे और हाँ करे तो कैसे? ये तो सीधे सीधे आग से खेलने वाली बात थी। चेन वैनबिन साहब गहरी सांस लेकर बोले, देखो झांग मैडम, फ्यूचर टेक अगर कोई नई कंपनी खोलती है तो हम उसे पूरा सपोर्ट करेंगे। आखिर हमारे शहर का नाम रोशन होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन ये न्यूक्लियर एनर्जी वाला मामला, भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। इसके लिए तो आपको ऊपर दिल्ली तक दौड़ लगानी पड़ेगी। झांग मैडम मुस्कुराई और बड़े आराम से बोली, अरे साहब इतनी जल्दी हार मत मानिए, पहले ये तो सुन लीजिए कि इस फ्यूचर एनर्जी प्रोजेक्ट में हम शुरुआती इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं। चेन साहब का दिल जोरों से धड़कने लगा। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए। झांग मैडम ने बिना पलक झपकाए बोल दिया। आखिर जब ससुर जी और वांग साहब जैसे लोग पैसा लगा रहे हों तो वैल्यू तो बढ़नी ही थी। ये सुनते ही चेन साहब की कुर्सी जैसे हिल गई। एक तरफ तो ये बहुत बड़ा रिस्क था, पर दूसरी तरफ अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया और 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उनके शहर में आ गया तो उनकी तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने मन ही मन ठान लिया, भाड़ में जाए डर, एक बार कोशिश तो बनती है। चेन साहब तुरंत बोले, मैडम मैं सीधा इस पर मुहर तो नहीं लगा सकता, लेकिन मैं खुद ये फाइल लेकर दिल्ली जाऊंगा और ऊपर बड़े साहबों से बात करूंगा। झांग मैडम ने जाते जाते एक और बम फोड़ा, साहब एक बात और, हमारे इस प्रोजेक्ट में सिर्फ प्राइवेट पैसा नहीं है, बल्कि इंडियन नेवी भी हमारी पार्टनर बनने वाली है। ये सुनते ही चेन साहब की आंखों में चमक आ गई। अब तो मामला ही बदल गया था। फौज साथ है तो फिर डर किस बात का। उन्होंने झट से अपनी फाइल उठाई और सीधा हेडक्वार्टर की तरफ रवाना हो गए। उधर झांग मैडम सीधा नेवी के हेडक्वार्टर पहुंची जनरल रोवेन से मिलने, पर गेट पर ही संतरियों ने रोक दिया। मैडम अंदर जाना मना है, बड़े साहब लोग किसी बहुत सीक्रेट मिशन पर हैं, किसी से नहीं मिल सकते। झांग मैडम ने कहा, मैं फ्यूचर टेक से हूँ, मुझे लू चुआन ने भेजा है। लू चुआन का नाम सुनते ही संतरियों के कान खड़े हो गए। एक संतरी तुरंत अंदर भागा, दूसरा संतरी मुस्कुरा कर बोला, मैडम बुरा मत मानिएगा, साहब ने कहा था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए किसी से नहीं मिलना है, लेकिन अगर लू चुआन साहब का कोई काम हो तो उसे तुरंत अंदर बुलाना। थोड़ी ही देर में जनरल वू क्विक खुद बाहर आए। वो मुझे देखते ही मुस्कुरा दिए, छोटा लू
फिर से मिल गए। सच कहूँ तो पहली बार जब तुम मिले थे मुझे पता था तुम कुछ बड़ा करोगे, पर इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच जाओगे ये नहीं सोचा था। वो कोई साहब ने मुझे वो हथियार बनाने का लाइसेंस थमा दिया। मैं तो खुश हो गया। उन्होंने बताया तुम्हारे वो 200 पन्ने हमारे साइंटिस्ट ने देख लिए हैं। भले ही अभी पूरा टेस्ट नहीं हुआ है, पर सब कह रहे हैं कि तुमने हमारे देश के कम से कम 30 साल बचा लिए हैं, इसलिए ये लाइसेंस तुम्हारा हक है। तभी वो कोई साहब का फोन बजा। उधर से रोवेन साहब चिल्ला रहे थे, सर साइंटिस्ट ने हरी झंडी दे दी है। लू चुआन का फॉर्मूला एकदम सटीक है, लेकिन एक बड़ी दिक्कत है। वो कोई ने पूछा, क्या दिक्कत है? सर इस पूरे फॉर्मूले की जान है एक नया एलिमेंट जिसका नाम लू चुआन ने चुआन एलिमेंट रखा है। अगर ये एलिमेंट मिल गया तो हम कल ही न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू कर सकते हैं। पर दिक्कत ये है कि पूरी दुनिया की पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। वो कोई ने मेरी तरफ देखा, मैं बस मुस्कुरा दिया। उन्होंने फोन रखा और बोले, बेटा ये चुआन एलिमेंट क्या वाला है? मैंने तो आज तक इसका नाम नहीं सुना। मैंने हंसते हुए कहा, सर आपने नहीं सुना क्योंकि ये अभी इस दुनिया में है ही नहीं। ये कोई नेचुरल एलिमेंट नहीं है, इसे हमें खुद बनाना पड़ेगा और इसीलिए मैं अपनी नई कंपनी फ्यूचर एनर्जी शुरू कर रहा हूँ। मेरा पहला काम होगा इस चुआन एलिमेंट को लैब में तैयार करना। वो कोई साहब एकदम सन्न रह गए। उन्हें लगा कि ये लड़का या तो महाज्ञानी है या फिर पागल। एक नया एलिमेंट बनाना, ये तो फिल्मों वाली बात लग रही थी, पर जिस तरह से मैंने जलदेवता बनाया था उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है बेटा तुम शुरू करो, पूरी फौज तुम्हारे पीछे खड़ी है। वो कोई साहब के चेहरे पर मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा वाले भाव थे, पर उनका दिमाग आयरन मैन जैसी फिल्मों तक नहीं पहुंच पाया। उन्हें बस इतना समझ आ रहा था कि मामला जितना पेचीदा है, कामयाब होने पर फायदा उतना ही धाकड़ होगा। वो बोले, फिर देर किस बात की है? मैंने हाथ फैलाते हुए कहा, देर मेरी तरफ से नहीं है सर, सिस्टम की तरफ से है। पहली बात तो लाइसेंस और कागजी कार्रवाई। आप तो जानते ही हैं कि अपने देश में प्राइवेट कंपनी को न्यूक्लियर पावर का कंट्रोल देना कितनी बड़ी बात है। हमने अर्जी तो डाल दी है, पर पता नहीं पास होगी या नहीं। और दूसरी बात, हमें बहुत सारा हाईटेक सामान और रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा। वो कोई साहब ने हाथ हवा में लहराया और बोले, बस इतनी सी बात? बेटा ये सब मैं संभाल लूंगा। अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हें पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। पूरा देश तुम्हारे पीछे ढाल बनकर खड़ा होगा। तुम बस आगे बढ़ो, आंधी तूफान रोकने का काम हमारा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर आपकी इसी बात का भरोसा था। फिर मैंने मुद्दे की बात छेड़ी, वैसे सर क्या नेवी या फौज हमारी कंपनी फ्यूचर एनर्जी में पार्टनर बनना चाहेगी? वो कोई साहब एकदम से मान गए, बिल्कुल, तुम नहीं कहते तो भी मैं यही ऑफर देने वाला था। सरकार का साथ तो होगा ही, पर फौज का शामिल होना जरूरी है। मैंने सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, फौज पैसा लगाए, फायदा ले और अपनी जरूरत का सामान डिस्काउंट पर खरीदे। मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी का कंट्रोल और सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ मेरे हाथ में रहेगी। अगर ये मंजूर है तभी बात आगे बढ़ेगी। देखो भाई, लू चुआन का फंडा साफ था, जहाँ नरम होना है वहाँ नरम, पर जहाँ हक की बात आए वहाँ एकदम सख्त। मुझे किसी का डर नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि 21 साल की उम्र में मैंने वो चीज ढूंढ ली है जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए। सरकार भी इतनी बेवकूफ नहीं थी कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल कर दे। उन्हें पता था कि मुझसे पंगा लेने का मतलब है तरक्की के दरवाजे खुद बंद करना। वो कोई साहब थोड़ी देर सोच में डूबे और फिर बोले, देखो बेटा, मैं फौज की तरफ से तो हाँ कहता हूँ, पर पूरे देश का फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता। मैं ऊपर बात करूंगा और अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अगर बात नहीं बनी तो मैं उन सबको ढंग से सुना के आऊंगा। मैंने हंसकर कहा, शुक्रिया सर, मेरा ऑफर सीधा है, आप लोग 2000 करोड़ लगाओ और 20% शेयर ले लो। वो कोई साहब ने हामी भरी और तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने सबसे पहले कॉमर्स डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी को फोन लगाया। उधर वो अधिकारी बेचारे चेन वैनबिन की क्लास ले रहा था। अरे ओ चेन, तू पागल हो गया है? प्राइवेट कंपनी को न्यूक्लियर लाइसेंस, फौज साथ है, ये तुझे किसने बताया? मुझे तो कोई खबर नहीं मिली। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने देखा वो कोई साहब का फोन है। अरे सर नमस्ते। जी क्या? हाँ बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, जो रोकेगा उसे मैं देख लूंगा। फोन रखते ही अधिकारी का सुर 180 डिग्री बदल गया। वो चेन वैनबिन की तरफ मुस्कुरा के बोला, अरे चेन बेटा, बुरा मत मानना, मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए थोड़ा जोर से बोल रहा था। काम हो गया है, तुम आगे बढ़ो। चेन साहब भी मन ही मन हंस रहे थे कि फौज का नाम सुनते ही बड़े बड़े सूरमाओं की हेकड़ी निकल जाती है। इधर वो कोई साहब सीधे दिल्ली पहुँचे और फौज और सरकार के बड़े बड़े दिग्गजों की मीटिंग बुला ली। वहाँ तो जैसे मछली बाजार सज गया। फौज वाले एक तरफ थे, हमें ये टेक्नोलॉजी चाहिए ही चाहिए, अगर न्यूक्लियर फ्यूजन आ गया तो हमारी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ कुछ सरकारी बाबू थे, अरे भाई ये सब हवा हवाई बातें हैं, एक लड़के के चक्कर में 2000 करोड़ फूंक दोगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा? क्या ये मुमकिन भी है? बहस इतनी बढ़ गई कि लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। फौज वाले बोले, तुम लोगों को बस पैसा बचाना आता है, देश की सुरक्षा नहीं दिखती। बाबू लोग बोले, अरे भाई पैसा क्या पेड़ पर उगता है? अगर ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या होगा? माहौल इतना गर्म हो गया कि वो कोई साहब से रहा नहीं गया।
उन्होंने जोर से टेबल ठोकी और दहाड़ते हुए बोले, चुप, सब के सब चुप, तुम्हें बस पैसे की पड़ी है ना, तो सुनो। वो कोई साहब की दहाड़ सुनकर पूरा कमरा शांत हो गया। उन्होंने गुस्से में टेबल थपथपाते हुए कहा, नहीं है ना पैसा, मत दो, ये सारा पैसा हमारी नेवी देगी। तुम अपना बजट अपने पास रखो, हम अपने फंड से ये 2000 करोड़ लगाएंगे, पर याद रखना फिर इस कंपनी के मुनाफे में से तुम लोगों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मीटिंग में बैठे कुछ लोग जो अभी तक चुप थे वो कोई साहब को शांत करने लगे। अरे ओल्ड वो, इतना गुस्सा क्यों, बैठो, आराम से बात करते हैं। 2000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, सोच समझकर कदम उठाओ। सोचने का वक्त निकल गया। वो कोई साहब ने चिल्लाकर कहा, तुम लोग बस फाइलें घुमाना जानते हो, नई टेक्नोलॉजी की कीमत तुम्हें क्या पता। ये मेरा आखिरी फैसला है, नेवी अकेले ये रिस्क उठाएगी। इतना कहकर वो गुस्से में मीटिंग छोड़कर बाहर निकल आए। वापसी की फ्लाइट में उनके असिस्टेंट रोवेन थोड़े परेशान दिखे। सर, क्या ये सही था? अगर कल को प्रोजेक्ट में कुछ ऊंच नीच हो गई तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। वो कोई साहब ठहाका मारकर हंसे। अरे रोवेन, ये सब बस कंजूस मक्खी चूस है। इन्हें लग रहा है कि मैं इनका पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, पर मुझे यकीन है एक बार ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया ना, तो यही लोग कटोरा लेकर हमारे पास आएंगे कि साहब थोड़ा पैसा हमें भी दे दो। तब मैं देखूंगा कि इन्हें भाव देना है या नहीं। अगली सुबह मैं ऑफिस पहुंचा ही था कि वो कोई साहब अपनी पूरी टीम और कॉन्ट्रैक्ट लेकर हाजिर हो गए। 70 साल की उम्र में भी वो ऐसे चमक रहे थे जैसे 15 साल छोटे हो गए हों। उन्होंने फाइल टेबल पर रखी और बोले, बेटा, काम पक्का हो गया, ये लो, सरकार और फौज दोनों की मुहर लगी है, अब कोई टेंशन नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए कॉन्ट्रैक्ट देखा। वैसे तो वो कोई साहब के रहते कोई दिक्कत नहीं थी, पर मुझे पता था कि दुनिया बड़ी जालिम है। कल को अगर वो नहीं रहे तो ये कागज के टुकड़े बदलने में लोग देर नहीं लगाएंगे। इसलिए मैंने मन ही मन ठान लिया कि च्वान एलिमेंट का असली राज सिर्फ मेरे पास रहेगा। ये मेरा वो इक्का था जो वक्त आने पर बाजी पलट सकता था। मैंने कहा, सर, इतनी जल्दी क्या है, अभी हमारे 2 और पार्टनर आने बाकी है। वो कोई साहब चौंके, तेरा ससुर और वो वांग? फिर वो हंसकर बोले, वांग अच्छा आदमी है, पुराने फौजी खानदान से है, उसकी बीवी भी नेवी में थी, चलो उनके आने पर ही साइन करेंगे। उनकी बात सुनकर मुझे समझ आया कि वांग साहब की पहुंच काफी ऊपर तक है। शायद इसीलिए जलदेवता के बाद भी मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। वांग साहब जैसे लोग मेरे लिए कवच का काम कर रहे थे। करीब 15 मिनट बाद ससुर जी और वांग साहब भी हाफते हुए पहुंचे। वांग साहब तो वो कोई साहब को वहां देखकर दंग रह गए। जब उन्हें पता चला कि नेवी अकेले 2000 करोड़ लगा रही है तो उन्होंने बिना कुछ पूछे तुरंत साइन कर दिए। उन्होंने कहा, भाई, जब फौज साथ है तो पूछना क्या, बस बताओ पैसा कहाँ भेजना है। साइन होने के बाद मैंने उन्हें असली धमाका सुनाया। दोस्तों, हमारा ये नया प्रोजेक्ट है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी असीमित बिजली। ये सुनते ही वांग साहब का पेन हाथ से गिर गया। क्या न्यूक्लियर फ्यूजन? भाई, क्या मैं अभी भी पीछे हट सकता हूँ? उन्होंने मजाक में कहा, पर उनके चेहरे पर हैरानी साफ थी। मैंने उन्हें सामान की एक लंबी लिस्ट थमाई और कहा, अंकल, फ्यूचर टेक ने विदेशी कंपनियों की नाक में दम कर रखा है, इसलिए अगर हम अपने नाम से मशीनें मंगवाएंगे तो वो लोग रोड़ा अटकाएंगे। आप अपनी कंपनियों के नाम से दुनिया के सबसे एडवांस क्वांटम कोलाइडर्स मंगवाओ। कम से कम 10 मशीनें चाहिए, और वो भी सुपर फास्ट स्पीड में। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि ये सामान मेरे पास आ रहा है। वांग साहब और ससुर जी ने जोश में सिर हिलाया। बिल्कुल, ये तो छोटा सा काम है। वांग साहब थोड़े गंभीर होकर बोले, बेटा, तूने बाहर वालों को जो धोया है ना, उससे वो सब तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि तुझे एक सुई भी इंपोर्ट न करने दे। मैंने हंसकर जवाब दिया, उन्हें कोशिश करने दीजिए, बस 3-4 साल की बात है, फिर हम इतने ताकतवर हो जाएंगे कि वही लोग अपनी टेक्नोलॉजी लेकर हमारे सामने गिड़गिड़ाएंगे और हम कहेंगे, भाई रहने दो, हमें तुम्हारी इस रद्दी की जरूरत नहीं है। वो कोई साहब ने जोर से टेबल ठोकी। शाबाश, यही तेवर चाहिए, शेर की तरह दहाड़ो। तभी वो कोई साहब का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने मेरी आंखों में झांका और बोले, बेटा, अब एक बहुत जरूरी बात, जैसे ही ये खबर बाहर निकलेगी कि तुमने न्यूक्लियर फ्यूजन का रास्ता ढूंढ लिया है, तुम्हारी जान पर खतरा बढ़ जाएगा। हमें तुम्हारी सुरक्षा का ऐसा इंतजाम करना होगा कि परिंदा भी पर न मार सके। वो कोई साहब की बातें सुनकर ऑफिस में सन्नाटा छा गया। ससुर जी यानी इंदिरा दा का तो चेहरा ही सफेद पड़ गया था। वो घबराहट में बोले, बात तो सही है, हम टेक्नोलॉजी तो छुपा लेंगे, पर खबर कैसे रुकेगी? जैसे ही दुनिया को पता चलेगा कि लू चुआन ने सूरज को मुट्ठी में कर लिया है, हर देश, हर बड़ी ताकत इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगी। वांग साहब ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हकीकत की दुनिया फिल्मों से कहीं ज्यादा काली है बेटा। सिर्फ दुश्मन देश ही नहीं, बल्कि वो देश भी तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे जो तेल और गैस बेचकर अमीर बने हैं, क्योंकि तुम्हारी इस खोज से उनका धंधा रातों रात चौपट हो जाएगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा देश इतना ताकतवर बने। वो तुम्हें पाना चाहेंगे, और अगर पा नहीं सके तो वांग साहब ने गले पर हाथ फेरते हुए इशारा किया, वो तुम्हें खत्म करने की कोशिश करेंगे। वो कोई साहब ने टेबल पर हाथ मारा और बोले, इसीलिए तुम्हारी सुरक्षा अब नेशनल मुद्दा है।
मैं आज से ही तुम्हारे लिए फौज के 2 खास दस्ते तैनात कर रहा हूँ। 24 घंटे तुम्हारे साथ साई की तरह जवान रहेंगे। यही नहीं, एक पूरी बटालियन तुम्हारे घर और ऑफिस के इर्द गिर्द तैनात रहेगी। वो तुम्हें दिखेंगे नहीं, पर उनकी नजर परिंदे के पर भी होगी। मैं तो सुनकर ही दंग रह गया। सर, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब 24 घंटे सुरक्षा, थोड़ी प्राइवेसी भी तो चाहिए भाई। ये तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। वो कोई साहब चाय का घूंट भरते हुए मुस्कुराए और बोले, बेटा, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं, इसीलिए फिक्र मत करो। हमने लेडी कमांडोज का भी इंतजाम किया है। वो तुम्हारे आसपास रहेंगी तो तुम्हें अजीब भी नहीं लगेगा और काम भी हो जाएगा। मैं अपना सिर पकड़ के रह गया। अरे सर, आप तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर सोच रहे हैं। खैर, अब आप जिद कर रहे हैं तो मना कैसे करूं? वो कोई साहब ने आगे बताया, और सुनो, आज से तुम्हारा नाम नेवी के एक्सपर्ट पैनल में शामिल हो गया है। तुम्हें वही इज्जत और सुरक्षा मिलेगी जो फौज के बड़े अफसरों को मिलती है। और जिस दिन ये न्यूक्लियर फ्यूजन कामयाब हो गया, उस दिन से तुम्हें वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो देश के बड़े बड़े वीवीआईपी को मिलता है। सिर्फ मेरी ही नहीं, वो कोई साहब ने तो पूरे खानदान की सुरक्षा का जिम्मा उठा लिया। वो बोले, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे ससुर जी की जान भी कीमती है। इंदिरादा यानी मेरे ससुर जी थोड़े झिझकते हुए बोले, साहब, मेरी क्या जरूरत है? मेरे पास तो अपने बॉडीगार्ड्स है, मैं संभालूंगा। वैसे भी दुनिया को पता चल ही जाएगा कि मेरा काम सिर्फ पैसा लगाना है। मेरा टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। वो कोई साहब ने उन्हें टोकते हुए कहा, इंदिरा बाबू, हल्के में मत लीजिए। अगर किसी को लू चुआन को दबाना होगा तो वो सबसे पहले आपको किडनैप करेंगे। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो हमारे फौजी क्वार्टर के सुरक्षित इलाके में शिफ्ट हो जाइए, या फिर हमारे जवान आपकी परछाई बनकर रहेंगे। ससुर जी ने तुरंत कान पकड़े। अरे नहीं नहीं साहब, मैं अपना घर और बिजनेस छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। आप बस अपने कुछ जवान भेज दीजिए, वही काफी है। मैंने भी कह दिया कि मैं अपने मम्मी पापा से पूछकर बताऊंगा कि वो घर छोड़ना चाहते हैं या नहीं। सच कहूँ तो मुझे भी लग रहा था कि अब सावधानी जरूरी है। जब तक मैं खुद इतना ताकतवर नहीं हो जाता कि अपनी और अपनों की रक्षा कर सकूं, तब तक फौज का ये साथ जरूरी था। दुश्मन अगर चाल चलेगा तो हमें 4 कदम आगे रहना ही होगा। वो कोई साहब जाते जाते बोल गए, ठीक है, फैसला होते ही मुझे फोन करना। 2 दिन के अंदर तुम्हारी सुरक्षा का घेरा तैयार हो जाएगा। उनके जाने के बाद वांग साहब और ससुर जी ने भी विदा ली। ऑफिस में अब मैं अकेला था और मेरे सामने था एक नया भविष्य, जहाँ रोशनी भी बहुत थी और खतरा भी उतना ही बड़ा था। पर डर किस बात का? जब इरादे नेक हों और हाथ में दुनिया को बदलने की ताकत, तो फिर खुदा भी साथ देता है। दोस्तों, कहानी के इस मोड़ पर अब चीजें बड़ी ही दिलचस्प और थोड़ी खतरनाक होने वाली है। सबसे पहले तो लू चुआन ने अपने माता पिता को फोन लगाया। बेचारे पुराने ख्यालात के साधारण लोग थे, जो अब जाकर रईसी वाली जिंदगी में धीरे धीरे ढल रहे थे। अब वो कोई काम धंधा नहीं करते थे, बस अपना मन बहलाने के लिए मोहल्ले में 3-5 वाली मामूली सी ताश की बाजी लगा लेते थे। पर जब लू चुआन ने उन्हें बताया कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो वो दोनों घबरा गए। सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि भाई, जान है तो जहान है। वो सरकारी सेफ हाउस यानी उस बड़े अहाते में शिफ्ट होने को तैयार हो गए। अब लू चुआन को तसल्ली थी कि उसके घर वाले सुरक्षित हैं। इधर नेवी हेडक्वार्टर में वो कोई साहब जब मीटिंग में वापस पहुंचे तो वहाँ का नजारा ही कुछ और था। सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स आपस में ऐसे भिड़े हुए थे जैसे मछली बाजार हो। वो कोई ने जैसे ही खबर सुनाई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और चुआन एलिमेंट बस आने ही वाला है, तो वहाँ सन्नाटा छा गया। फिर तो जैसे तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। साइंटिस्ट बोले, वाह, लू चुआन ने तो कमाल कर दिया। उसने इस नए एलिमेंट का नाम भी खुद पर ही रखा है। इसे कहते हैं असली टैलेंट। हम जैसे बूढ़े तो अब रिटायरमेंट की तैयारी करें, क्योंकि आने वाला वक्त इसी लड़के का है। सब एक्साइटेड थे कि अगर ये कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नियंत्रित परमाणु संलयन कामयाब हो गया तो विज्ञान की दुनिया ही बदल जाएगी। वो कोई साहब ने अपनी मासूमियत में एक सवाल पूछ लिया, साहब, ये बताओ कि अगर ये मिल गया तो क्या हमारी पनडुब्बियों और जहाजों की फ्यूल की समस्या खत्म हो जाएगी? ये सुनकर एक बूढ़े साइंटिस्ट ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया। बोले, अरे वो साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर ये कामयाब हो गया ना, तो जहाज पानी में चलाने की बात तो भूल ही जाइए। आप उस जहाज को 3-4 साल तक आसमान में भी उड़ाएंगे ना, तो भी इसकी बिजली खत्म नहीं होगी। ये कोई मामूली बैटरी नहीं है, ये तो अनंत ऊर्जा का भंडार है। अब वो कोई साहब का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा। उनके मन में एक तूफानी आइडिया आया। बोले, जब इतनी बिजली होगी तो फिर हम पुराने जमाने के पानी वाले जहाज क्यों बना रहे हैं? क्यों ना हम सीधे स्पेस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी आसमान में तैरने वाला युद्धपोत बना डाले। सारे एक्सपर्ट्स एक पल को सन्न रह गए। फिर बोले, भाई साहब, आइडिया तो कतई जहर है, बस दिक्कत इंजन और उसके मटेरियल की थी। पर लू चुआन ने जो नया शिन मटेरियल बनाया है वो इतना मजबूत है कि वो आसमान की रगड़ और गर्मी आराम से झेल लेगा। भले ही हर 3-4 महीने में इंजन बदलना पड़े, पर आसमान का राजा बनने के लिए इतना तो चलता है। बस फिर क्या था, सारे साइंटिस्ट पुराने नक्शे फाड़कर नए उड़ने वाले जहाजों के डिजाइन बनाने में जुट गए। उधर लू चुआन के ऑफिस में 6 धाकड़ महिला कमांडोज की टीम पहुंच गई। ये दिखने में किसी मॉडल जैसी नाजुक नहीं थी, बल्कि इनके चेहरे पर फौजी अनुशासन और गजब की चमक थी।
उन्होंने आते ही कड़क आवाज में सैल्यूट किया। जय हिंद सर, हम आपकी सुरक्षा के लिए हाजिर हैं। लू चुआन थोड़ा सक्का गया, बोला, अरे भाई मुझे सर मत बोलो, मैं कोई अफसर नहीं हूँ। कमांडो ने सीधा जवाब दिया, रिपोर्ट सर, हमारे लिए आप हमारा मिशन है और आप ही हमारे अफसर हैं। हार मानकर लू चुआन ने कहा, ठीक है भाई, पर बाहर दुनिया के सामने तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहोगी। अब हालत ये थी कि लू चुआन और उसकी मंगेतर यिन के साथ हर वक्त ये 6 साय रहते थे। बाथरूम के बाहर भी पहरा और रात को सोते वक्त भी कमरे के बाहर कड़क ड्यूटी। लू चुआन को शुरू में तो बड़ी झिझक हुई कि भाई अब अपनी मंगेतर के साथ थोड़ा रोमांस भी नहीं कर पाऊंगा क्या, पर धीरे धीरे उसे इस वीआईपी सुरक्षा की आदत पड़ गई। अगले 7 दिनों में लू चुआन ने अपनी दौलत का ऐसा जलवा दिखाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। कहते हैं ना कि जो काम प्यार से नहीं होता वो पैसे से हो जाता है। लैब बनाने में टाइम लग रहा था तो उसने सीधे करोड़ों खर्च करके चलती फिल्मी लैब ही खरीद ली। जो मशीनें विदेशी कंपनियां देने में नखरे कर रही थी, उन्हें डबल कीमत देकर सेकंड हैंड ही सही पर मंगवा लिया। आखिरकार वो दिन आ गया। फ्यूचर एनर्जी की पहली लैब में 10 बड़ी बड़ी क्वांटम कोलाइडर मशीनें तैयार खड़ी थी। दरवाजा अंदर से बंद था और बाहर सेक्रेटरी झांग और कमांडोज का कड़ा पहरा था। लू चुआन अब इतिहास रचने के बिल्कुल करीब था। बड़े से लैब के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर फौज के 2-2 दस्ते तैनात थे, लेकिन अंदर सिर्फ मैं और यिन थे। मैंने यिन की तरफ देखा और कहा, यिन तुम भी बाहर जाकर इंतजार करो, इस काम में बहुत वक्त लगेगा और थोड़ा खतरा भी हो सकता है। यिन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और मना कर दिया, नहीं, मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। बस जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हारे कंधे दबा दूंगी, पैरों की मालिश कर दूंगी और तुम्हारा पसीना पोंछ दूंगी। जहाँ तुम हो वही मैं हूँ। मैंने प्यार से उसे गले लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, तो फिर तैयार हो जाओ, आने वाले कुछ दिन शायद मैं तुम्हें ठीक से वक्त न दे पाऊँ, क्योंकि ये काम ऐसा है जिसमें जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं है। यिन बस मुझे निहारती रही जैसे उसे दुनिया की और कोई चीज चाहिए ही नहीं। अब काम शुरू हुआ। सबसे पहले मुझे उन 10 क्वांटम कोलाइडर मशीनों को एक साथ जोड़ना था ताकि वो एक सुर में काम कर सके। वैसे तो मेरे पास इससे भी एडवांस मशीन बनाने का तरीका था, पर उसमें बहुत वक्त लगता। अभी सबसे शॉर्टकट और तगड़ा तरीका यही था कि इन 10 मशीनों को आपस में भिड़ा दिया जाए ताकि चुआन एलिमेंट बनाने लायक ताकत पैदा हो सके। फिर क्या था, मैं काम में ऐसा डूबा कि दिन है या रात कुछ पता ही नहीं चला। वैसे तो मैं बड़ा मनमौजी इंसान हूँ, यिन के साथ हसी मजाक और रोमांस का कोई मौका नहीं छोड़ता, पर जब काम की बात आई तो मैंने दिन रात एक कर दिया। मैं पागल की तरह मशीनों के पुर्जे खोलने और उन्हें जोड़ने में जुट गया। उधर दूसरी तरफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर में खलबली मची हुई थी। बड़े बड़े अफसर सिर पकड़कर बैठे थे। डिपार्टमेंट के हेड ने चिल्लाकर कहा, अरे भाई कुछ तो बोलो, लू चुआन के नंबरों का क्या करना है? रिजल्ट आने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और पूरा देश टीवी चिपकाए बैठा है कि इस बार ये लड़का क्या धमाका करेगा। दिक्कत ये थी कि लू चुआन की फिजिक्स की आंसर शीट एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास थी ही नहीं, वो तो नेवी वाले उठा ले गए थे। अब बिना आंसर शीट देखे नंबर कैसे दे? अगर 0 दिया तो लू चुआन जैसा बंदा हमें कच्चा चबा जाएगा और जनता सड़कों पर उतर आएगी। अगर अंदाजे से नंबर दिए तो ये कानूनन गलत था। एक अफसर बोला, 298 नंबर दे दे क्या? पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से इतना तो वो ले ही आएगा। हेड ने डांटा, पागल हो गए हो? अगर लू चुआन ने कह दिया कि मेरे पूरे नंबर थे और आंसर शीट दिखाने की जिद कर दी तो हम क्या दिखाएंगे? खाली हाथ? आखिरकार तय हुआ कि 2 अफसरों को नेवी हेडक्वार्टर भेजा जाए ताकि वो आंसर शीट वापस ला सके। बेचारे 2 बूढ़े अफसर, एक महिला और एक पुरुष, थरथर कांपते हुए नेवी के गेट पर पहुंचे। संतरियों ने उन्हें रोका तो उन्होंने रोते रोते अपनी मजबूरी बताई। खबर अंदर वो कोई साहब तक पहुंची। साइंटिस्ट तो भड़क गए, क्या आंसर शीट वापस चाहिए? इन्हें पता भी है कि उस कागज पर जो लिखा है वो देश की सबसे टॉप सीक्रेट है, हम उसे बाहर नहीं जाने देंगे। वो कोई साहब ने बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, ठीक है, आंसर शीट नहीं देंगे पर नंबर तो देने पड़ेंगे। आप लोग देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट हो, क्या आपसे 12th क्लास के सवाल हल नहीं होंगे? आप खुद पेपर सॉल्व करो और लू चुआन की शीट से मिला लो, फिर नंबर बता देना। साइंटिस्ट को भी मजा आने लगा। बोले, चलो भाई, आज बच्चों वाले सवाल ही हल कर लेते हैं। जब उन्होंने पेपर सॉल्व किया और लू चुआन के जवाबों से मिलाया तो सबके होश उड़ गए। जनरल रोवेन बाहर आए और उन घबराए हुए अफसरों से बोले, जाओ और अपने हेड से कह दो लू चुआन को फिजिक्स में फुल मार्क्स दिए जाएं। 1 नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। अफसरों का सिर चकरा गया। क्या पूरे नंबर? वो 2 मुश्किल सवाल भी सही कर दिए उसने। जब ये खबर एजुकेशन डिपार्टमेंट पहुंची तो वहाँ सन्नाटा पसर गया। हेड साहब बोले, अरे भाई, आंसर शीट देखी नहीं और नंबर पूरे दे दिए, जनता को क्या मुंह दिखाएंगे? ये तो सीधा सीधा चमत्कार है या फिर बहुत बड़ी सेटिंग। पूरा डिपार्टमेंट मामा बन चुका था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस ऐतिहासिक रिजल्ट को दुनिया के सामने कैसे पेश करें, क्योंकि लू चुआन ने एक बार फिर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफ्तर में अफसरों के बीच जो तू मैं मची थी वो देखने लायक थी। सब टकटकी लगाए अपने बॉस को देख रहे थे। साहब, अब आप ही बताओ क्या करना है? मामला बहुत टेढ़ा हो गया है।
एक अफसर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बॉस मन ही मन उन्हें गालियां दे रहे थे। वो सोच रहे थे, साले सब के सब पुराने खिलाड़ी हैं, खुद जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते और सारा ठीकरा मेरे सिर फोड़ना चाहते हैं। अगर कल को कोई लफड़ा हुआ तो बलि का बकरा तो मैं ही बनूंगा ना। मैं क्या इतना बेवकूफ दिखता हूँ? खैर, उन्होंने गला साफ किया और बोले, देखो भाई, सबको यहाँ रायमश्वेरा करने के लिए बुलाया है, मेरी आरती उतारने के लिए नहीं। पर फिर भी मेरी निजी राय यही है कि फौज वालों की बात मान लो, चुपचाप फुल मार्क्स चढ़ा दो, वरना नेवी वाले हमें चैन से जीने नहीं देंगे। वक्त पंख लगाकर उड़ गया और देखते ही देखते वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था, रिजल्ट का दिन। आज के दिन सिर्फ स्टूडेंट्स और माँ बाप ही नहीं बल्कि इंटरनेट के वो सट्टेबाज भी अपनी सांसें थामे बैठे थे जिन्होंने लू चुआन के नंबरों पर दाव लगाया था। पर आज उन सट्टेबाजों की हालत पतली थी। एक व्हाट्सएप ग्रुप में तो रोना धोना शुरू हो गया था। एक सट्टेबाज ने मैसेज किया, भाई मैं तो 18वीं मंजिल की छत पर खड़ा हूँ, यहाँ से नजारा तो अच्छा है पर हवा बहुत ठंडी लग रही है। दूसरा बोला, 18वीं? भाई मैं तो 52वीं मंजिल पर बैठा हूँ कूदने की तैयारी में। तभी एक तीसरा बोला, अबे मैं तो अपने गांव के 3 मंजिला मकान की छत पर हूँ क्योंकि अपनी औकात इतनी ही है। मैंने लू चुआन के फुल मार्क्स पर 3 करोड़ रुपए लगाए थे, पर इस बार जैसे सवाल आए हैं मुझे लग रहा है मैं तो गया। तभी कुछ होशियार सट्टेबाज मजे लेने लगे, अरे ओ पागलों, तुम्हें क्या लगा था क्या लू चुआन हर बार चमत्कार करेगा? माना उसने जलदेवता बनाया, माना वो करोड़पति है, पर सरकारी बाबू उसे हर बार थोड़ी ना जीतने देंगे। हमने तो पहले ही कहा था कि फुल मार्क्स पर पैसा मत लगाओ, पर तुम लोग तो अपनी ही धुन में थे। नेटवर्क जाम था, सब अपनी अपनी स्क्रीन से चिपके थे और जैसे ही लू चुआन का रिजल्ट खुला पूरे इंटरनेट पर जैसे भूकंप आ गया। ओ तेरी की, फुल मार्क्स? भाई ये सच है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे, अरे ओ भाग्यवान, जरा एक थप्पड़ मारना मुझे, मैं जाग तो रहा हूँ ना। लू चुआन ने फिर से पूरे नंबर ले लिए, लेकिन जैसे ही ये खबर ठंडी हुई लोगों का दिमाग चकराने लगा। इंटरनेट पर बहस छिड़ गई, अबे ये कैसे मुमकिन है? दुनिया के किसी भी साल के पेपर में फुल मार्क्स आ सकते हैं पर इस साल नहीं। भाई क्या तुम्हें पता भी है कि कैंसर का इलाज क्या होता है? और वो न्यूक्लियर फ्यूजन, ये कोई रिमोट वाली कार की बैटरी नहीं है जो कोई भी बना ले। ये सब सरासर झूठ है, धांधली हुई है भाई। सोशल मीडिया पर जैसे 18 नंबर का तूफान आ गया। हर तरफ सिर्फ एक ही बात, लू चुआन और फुल मार्क्स, महास्कैम। जितना शोर इस बात का नहीं था कि पेपर में कैंसर और न्यूक्लियर फ्यूजन के सवाल आए हैं, उससे कहीं ज्यादा हंगामा इस बात पर था कि किसी ने उन्हें हल कैसे कर दिया। पढ़े लिखे लोग और बड़े बड़े प्रोफेसर भी भड़क गए। वो बोले, ये हो ही नहीं सकता, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का काला कारनामा है। लू चुआन की कोई बहुत बड़ी पहुंच है। इन लोगों ने मिलकर जनता को बेवकूफ बनाया है। लोग सड़कों पर और इंटरनेट पर नारे लगाने लगे, ये धांधली बंद करो, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, हमें सबूत चाहिए। अगर लू चुआन ने सच में पेपर हल किया है तो उसकी आंसर शीट दुनिया के सामने लाओ, वरना हम इसे नहीं मानेंगे। पूरे देश में आग लग चुकी थी और लोग अब एजुकेशन डिपार्टमेंट से जवाब मांग रहे थे। उन्हें क्या पता था कि ये तो बस उस तूफान की शुरुआत है जो पूरी दुनिया की किस्मत बदलने वाला था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में।